नमस्कार साथियों, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, बोर्ड एग्जाम 2024 रसायन विज्ञान छात्र हित में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी किया गया है उसके जो आंसर हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप और फिल इन द ब्लैंक जो हैं वो हमारे मेन जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें 5 चैप्टर मैं ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनके लिंक जो हैं आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, तो वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो जो है विद्यार्थी हित में लाभदायक होने वाले हैं तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तक जो है वो पहुँचाएँ ताकि सभी विद्यार्थी जो है इसका लाभ ले सकें। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक बलगतिकी। इस वीडियो के अंदर हम लोग रासायनिक बलगतिकी का क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हम मूव कर रहे हैं हमारे चैप्टर रासायनिक बलगतिकी की ओर। तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किए गए हैं। तो आशा करता हूं कि आप इन्हें विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे ताकि ये आने वाले एग्जाम में विद्यार्थी हित के अंदर जो है वो सफल हो सके। हमारा जो कार्यक्रम है, जो आंसर हम लोग आपके बीच लेके आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर रासायनिक बलगतिकी थर्ड लेसन हमारा, जिसके ऑब्जेक्टिव टाइप हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न, एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकाई जरूर पूछी जाएगी, चाहे किसी भी ऑर्डर की पूछी जाए। तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है तो अभिक्रिया की कोटि 0 होगी। 0 कोटि की अभिक्रिया होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर अकेली सेकंड इनवर्स होती तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती, और अगर मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स होता तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती। तो ये 3 इकाइयां जरूर स्टूडेंट को याद करवाएं। एक तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है तो 0 ऑर्डर है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स है तो सेकंड ऑर्डर है, और ओनली सेकंड इनवर्स है तो फर्स्ट ऑर्डर है, प्रथम कोटि है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु, अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु निर्भर करती है अभिकारकों की सांद्रता पर? बिल्कुल निर्भर नहीं करती, क्योंकि सूत्र होता है इसका T½ = 0.693/K। तो अभिकारकों की सांद्रता पर ये डिपेंड नहीं करती, उत्पादों की सांद्रता पर भी डिपेंड नहीं करती, और अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर बिल्कुल निर्भर करती है। आप देख सकते हैं यहाँ T½ K पर डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो सही ऑप्शन जो है वो यहाँ करेक्ट है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर। अगला क्वेश्चन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय लगभग होता है तो अर्धायु का 3.3 गुना होता है। सही ऑप्शन यहाँ आएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 90% पूरा होने में लगा समय लगभग होता है अर्धायु का 3.3 गुना। क्लियर कर लें इसको कैसे, तो यहाँ हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे ये 3.3 गुना हुआ। क्वेश्चन था हमारा 90% समय निकालना है हमने, तो T90 अगर हम निकालना चाहते हैं तो T90 बराबर 2.303/K log R0/R, ये फार्मूला होता है हमारे पास। और हम लोग T90 यानी 90% पूरा होने में लगा समय निकालना चाहते हैं। तो मानना प्रारंभिक सांद्रता 100 है, तो R जो है वो बची हुई सांद्रता है। तो अगर 90 पूरी हो गई तो बची कितनी? 10 बची 10। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी T90% बराबर 2.303/K। अब K की वैल्यू अगर मैं रखूं हाफ लाइफ टाइम से, क्योंकि उसने अर्धायु कहा है क्वेश्चन के अंदर, आप क्वेश्चन वापस देख लें। उसने क्या कहा है हमारे को क्वेश्चन में, उसने हमारे क्वेश्चन में कहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 90% पूरा होने में लगा समय है। तो यहाँ अर्धायु 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 का कंपैरिजन करवा रहा है। तो आप अर्धायु का फार्मूला अगर लगाएं तो अर्धायु जो होती है T½ = 0.693/K, तो K बराबर 0.693/T½ तो मैं यहाँ K का मान जो है यहाँ पुट कर दूँ अगर, तो T90 बराबर 2.303
बाय के की वैल्यू पुट कर दी 0.693 बाय टी हाफ, तो ये टी हाफ जो है ऊपर आ जाएगा, और जो 0.693 है ये बना था 2.303 इंटू 0.3010 से। 2.303 को जब 0.3010 से गुणा करते हैं तो 0.693 बनता है, तो 2.303 से 2.303 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा T90 बराबर टी हाफ डिवाइडेड बाय 0.3010। तो अब यानी कि ये ऑलमोस्ट हो गया T90 बराबर टी हाफ बाय 0.3 हो गया। तो मैं ये पॉइंट हटाऊँ तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो 10/3 मतलब 3.333 आएगा। तो T90 बराबर 3.33 टी हाफ, यानी अर्ध आयु का 3.33 गुना लगभग मेरा उत्तर आ रहा है। तो ये आंसर जो है हमारा स करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न रासायनिक अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा निम्न के बराबर होगी। तो सक्रियण ऊर्जा जो होती है देहली ऊर्जा माइनस अभिकारकों की औसत ऊर्जा होती है। देहली ऊर्जा माइनस अभिकारकों की औसत ऊर्जा कैसे आप देख लें, अगर हम लोग स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक के बीच ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह का ग्राफ हमारे को प्राप्त होता है। तो ये जो पूरी होती है जीरो से अगर हम काउंट करें तो ये देहली ऊर्जा होती है, ये होती है देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा, और ये होती है अभिकारकों की औसत ऊर्जा, ये है अभिकारकों की औसत ऊर्जा। और जो ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू शीर्ष से अगर हम नापें यहां तक, तो ये होती है सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। तो आप देख सकते हैं सक्रियण ऊर्जा क्या है, तो ये देहली ऊर्जा थी, ये देहली ऊर्जा थी, ये औसत ऊर्जा थी। तो अगर मैं देहली ऊर्जा में से औसत ऊर्जा कम कर दूं तो मेरे को सक्रियण ऊर्जा मिल जाएगी। तो देहली ऊर्जा में से औसत ऊर्जा घटाने पर सक्रियण ऊर्जा मिलती है। तो देहली ऊर्जा माइनस औसत ऊर्जा इक्वल टू सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा देहली ऊर्जा माइनस औसत ऊर्जा होती है। हालांकि हाल फिलहाल ये क्वेश्चन जो है हमारे जो टॉपिक है लेटेस्ट बुक है उसका पार्ट नहीं है, फिर भी हमें ग्राफ क्लियर होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। सक्रियण ऊर्जा देहली ऊर्जा माइनस औसत ऊर्जा होती है। अगला कहता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। तो ए जो है वो प्रारंभिक ऊर्जा है, प्रारंभिक सांद्रता है आर नोट। तो हमारा सूत्र आता है टी हाफ शून्य कोटि का टी हाफ बराबर आर नोट बाय 2K। तो आर नोट की जगह हम ए भी लगा सकते हैं। तो टी हाफ समानुपाती ए, टी हाफ समानुपाती ए, यानी कि फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट है कि शून्य कोटि का अर्धयुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो यहाँ ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अगला क्वेश्चन, यदि वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया वेग के समान हो। अब अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है, अभिक्रिया वेग की इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और वो कह रहा है वेग स्थिरांक की इकाई भी यही हो, जो अभिक्रिया वेग के जैसी अभिक्रिया वेग की इकाई है वही वेग स्थिरांक की इकाई हो। यदि वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया वेग के समान हो तो अभिक्रिया वेग की इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यदि वेग स्थिरांक की इकाई भी वही है तो कोटि क्या होगी, तो ऐसी स्थिति में कोटि शून्य होती है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अगर वेग स्थिरांक की इकाई है तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। स ऑप्शन करेक्ट है। प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धआयुकाल में संबंध अभी निकाला था हमने, के बराबर 0.693 बटे टी हाफ। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, के बराबर 0.693 बाय टी हाफ। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया दी हुई आपको एथिल एसीटेट का जल अपघटन करवाया गया है। अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता है। अब यहां ध्यान रखें, अगर ये माध्यम अम्लीय देता है तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, कोटि 1 हो जाती है इसकी अगर अम्लीय माध्यम देता है। और आणविकता मतलब अणुसंख्यता देखें अगर, तो एक एथिल एसीटेट का अणु है, एक जल का अणु है, तो आणविकता 2 हो जाती है। तो कोटि 1 और आणविकता 2। तो पहले कोटि दिया है, कोटि 1 है और आणविकता 2 है, तो यानी ब ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर माध्यम अम्लीय है तो यही, अगर क्षारीय माध्यम होता है यहाँ तो ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होती है। खैर अभी हमारे को जो है माध्यम नहीं दिया हुआ, तो अम्लीय माध्यम यहाँ देगा वो पेपर में, अम्लीय माध्यम देगा तो कोटि 1 हो जाएगी, आणविकता 2 हो जाएगी। क्षारीय माध्यम में कोटि भी 2 होती है और अणुसंख्यता भी 2 ही होती है।
अभी अम्लीय माध्यम के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है 1 2, हमारी बुक के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है 1 2, कोटि 1 है और अणुसंख्यता 2 है। छद्म कोटि की अभिक्रिया अबासी एकाणुक अभिक्रिया के अंतर्गत ये आती है। नेक्स्ट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय यानी टी हाफ। प्रथम कोटि के टी हाफ का जो सूत्र था 0.693/K। तो क्या कहता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है? बिल्कुल नहीं करता। प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है? नहीं। प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता? बिल्कुल। इसमें कहीं भी प्रारंभिक सांद्रता नहीं आई है। तो अर्धायु काल जो होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो स ऑप्शन आपका करेक्ट है कि प्रथम कोटि का अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। स ऑप्शन करेक्ट है। आगे चले हम। एक अभिक्रिया A = B में A की सांद्रता 4 गुनी करने पर, A की सांद्रता 4 गुनी बढ़ा दी, वेग दुगना हो जाता है। तो आपको कोटि बतानी है। अब कोटि क्या होती है? देखो, वेग जो होता है वो समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के, और इसकी जो पावर होती है वो कोटि होती है। तो यानी आपको ये पावर फाइंड करनी है, ये कोटि फाइंड करनी है। उसने कहा सांद्रता 4 गुनी बढ़ा दी, तो आप सांद्रता को 4 कर लें, सांद्रता को 4 कर लें। पूरी डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, हालांकि क्वेश्चन अगर मैं डिटेल में करूँ तो ये लगभग आधे पौने पेज का चला जाएगा, लेकिन हम सीधा सोच सकते हैं। सांद्रता को उसने 4 गुना कर दिया, तो सांद्रता 4 कर दें, वेग हो गया दुगना, वेग 2 लिख दें, और सांद्रता की पावर कोटि होती है। तो अब आप देख लो 4 की पावर कितनी करें कि उत्तर 2 आ जाए। तो 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसका मतलब वर्गमूल का मतलब पावर हाफ करेंगे। 4 की पावर हाफ करूं तो मेरा आंसर 2 आ जाएगा। फिर देख लें, वेग समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के, और अभिकारक की सांद्रता की जो पावर होती है वो कोटि होती है। अब वो कह रहे हैं सांद्रता को 4 गुना कर दिया, तो जो सांद्रता था वहाँ 4 लिख दें। वेग दुगना हो गया, तो जिधर वेग था उधर 2 लिख दें। अब कोटि निकालनी है, कोटि होती है पावर। अब 4 की पावर कितना करेंगे? 2 आ जाए, तो 4 की पावर आधा करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ कोटि जो है वो हाफ है। स ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक प्रथम कोटि का विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग यानी वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक 10⁻² सेकंड इनवर्स है। तो 20 ग्राम अभिकारक के 5 ग्राम तक होने में कितना समय लगेगा? 20 ग्राम अभिकारक के 5 ग्राम तक होने में कितना समय लगेगा? के आपको 10⁻9 दिया है। वैसे तो उत्तर सीधा ही पता लग जाता है कि 138.6 सेकंड लगेंगे, फिर भी आप लोग बड़ी तसल्ली से कर सकते हैं। आपको टाइम निकालना है, और सूत्र हमारा 2.303/K log R0, मतलब प्रारंभिक सांद्रता 20, अंतिम सांद्रता 5, और K आपको दिया 10⁻², K दिया 10⁻², तो 20/5 यानी log 4 बन गया, log 4। तो T बराबर 2.303, log 4 का मान हो गया 0.6020 बटे 10⁻², 10⁻²। तो मैं अगर इसको करूं तो ये बन गया T हाफ बराबर 2.303, 0.6020 का मतलब हो गया 0.3010 गुना 2, 0.3010 गुना 2 बटे 10⁻²। अब आप देखो 2.303 इंटू 0.3010 ये बन जाता है 0.693, 0.693 को अगर मैं 2 से गुना करूं तो ये बन जाएगा 1.386 बटे 10⁻², और 10⁻² को जब मैं ऊपर ले आऊंगा तो ये बन जाएगा 10⁻² यानी 100। तो 1.386 को जब मैं 100 से गुना करूंगा तो मेरा उत्तर आ जाएगा 138.6। तो यानी ब ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसी को मैं तुरंत कैसे सोल्व कर सकता हूं? देखो, मेरे को K दिया था 10⁻², और उसने कहा 20 ग्राम से 5 ग्राम निकालना है, 20 ग्राम से 5 ग्राम निकालना है। तो मतलब 75% अभिक्रिया पूरी हो रही है, 75% अभिक्रिया पूरी होगी। 20 का 5 जो है वो 25% हो गया, 20 का अगर 5 देखो तो 25% बच गया, तो यानी 75% पूरा हो गया। और 75% पूरा होने में लगा जो समय होता है वो अर्धायु का दुगना होता है। तो अगर मैं इसकी अर्धायु निकाल लूँ, K दिया हुआ है, अर्धायु काल निकाल लूँ तो उसका डबल उत्तर आ जाएगा। तो अर्धायु काल बिल्कुल ईजी होता है, T हाफ बराबर 0.693/K
k का मान आपको दिया 10 की -2, 10 की -2 को ऊपर ले जाएंगे तो वो 10 की पावर 2 बन जाएगा, यानी 100 बन जाएगा। तो 0.693 को जब 100 से गुना करेंगे तो 69.3 बन जाएगा। तो जब आप T50 को 69.3 रखेंगे और उसका डबल करेंगे तो 138.6 आंसर आ जाएगा। तो ये शॉर्ट में भी हो सकता था हमारे से, लेकिन खैर आप जैसे मर्जी करें, उत्तर 138.6 आने वाला है। तो ब ऑप्शन आपका 11वें का करेक्ट है। नेक्स्ट 12वां, संतुलित अभिक्रिया में भाग ले रहे विकारक अणुओं की कुल संख्या उस अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता कहलाती है। चाहे आणविकता बोल दे चाहे अणुसंख्यता बोल दे, एक ही बात है, आणविकता या अणुसंख्यता कहलाती है। वह समय जब अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है तो उसे अभिक्रिया की अर्धायु बोलते हैं, अर्धायु या अर्धायु काल। वह समय जिस पर अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है अर्धायु कहलाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जिसे अवशोषित कर क्रियाकारकों के अणुओं की ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है। अब क्रियाकारकों के अणुओं के पास कुछ ऊर्जा थी, अगर दहली ऊर्जा के बराबर पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें जो ऊर्जा अवशोषित करनी होती है वो होती है सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था ना, तो औसत ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा का जो औसत ऊर्जा और दहली ऊर्जा और औसत ऊर्जा का अंतर सक्रियण ऊर्जा होता है। तो औसत ऊर्जा उनके पास है, यदि वो सक्रियण ऊर्जा और ले लें तो दहली ऊर्जा के बराबर पहुंच जाएंगे। कई पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया में जिस पद का वेग सबसे कम होता है उसे वेग निर्धारक पद कहते हैं, उसे वेग निर्धारक पद कहते हैं। वेग का निर्धारण वही पद करता है। अब पहले ब्लैंक छोड़ा हुआ है, को वह समय अंतराल कहा जाता है जिसके दौरान अभिकारक या अभिकारकों की सांद्रता मूल सांद्रता के मान की आधी रह जाती है। तो अर्धायु को वह समय अंतराल कहा जाता है जिस दौरान अभिकारकों की जो सांद्रता होती है मूल सांद्रता यानी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। वह न्यूनतम ऊर्जा जो क्रियाकारकों की क्रियाफलों के टक्कर से उत्पन्न होती है। तो यहाँ थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन है कि क्रियाकारकों की क्रियाफलों के टक्कर से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो यहाँ फिर भी मेरे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो मे बी एक्टिवेशन एनर्जी ही होना चाहिए, पर फिर भी यहाँ मेरे को इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है। नेक्स्ट, प्रतीप शर्करा का प्रतिपन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रतीप शर्करा का प्रतिपन जो होता है उसकी कोटि जो होती है वो एक होती है, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है जिसकी आणविकता 2 होती है, क्योंकि इसमें जल का अधिक्य होता है। तो सेम प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। आभासी एकाणुक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है ये। आभासी एकाणुक अभिक्रिया छद्म कोटि की अभिक्रिया का ये उदाहरण है जिसकी कोटि 1 और अणुसंख्यता 2 होती है। अभिक्रिया की दर हमेशा, अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया की दर हमेशा एक गहन गुण होता है। 2 तरह के गुण होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, गहन और विस्तीर्ण। तो अभिक्रिया की दर जो होती है हमेशा एक गहन गुण होता है। अभिक्रिया का सबसे धीमा पद वेग निर्धारक पद कहलाता है। अभिक्रिया का सबसे धीमा पद वेग निर्धारक पद कहलाता है। एक अभिक्रिया ए से बना उत्पाद ए की सांद्रता को दुगना कर दिया तो अभिक्रिया की दर भी दुगनी हो गई, तो कोटि क्या होगी? तो इसकी कोटि 1 होगी। अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है, फर्स्ट ऑर्डर की होती है। तो अभिक्रिया जो है प्रथम आएगा आंसर इसका, प्रथम कोटि की होती है। कैसे? अभी हमने डिस्कस किया था, वेग समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के पावर कोटि होती है। अब उसने क्या कहा, सांद्रता को दुगना करते तो सांद्रता की जगह 2 लिख दो, तो दर यानी वेग भी दुगना हो गया। अब आप देख लो 2 की पावर कितनी करूं कि उत्तर 2 ही मिल जाए, तो 2 की पावर 1 करूं तो उत्तर 2 मिलता है। अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। नेक्स्ट और लास्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन जो होता है वो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तो साथियों, ये थे हमारे रासायनिक बल गतिकी के आंसर। तो यदि आपको लगता है कि हमारा वीडियो जो है वो विद्यार्थी हित में लाभदायक हो सकता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और विद्यार्थियों तक पहुंचाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।